आज एक बहुत ही बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें काफ़ी कुछ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दुनिया का जो सबसे बड़ा फंड मैनेजर है ब्लैक रॉक, क्या वो डूबने वाला है या फिर मामला कुछ और है। हाल ही में ये खबर सामने आई कि ब्लैक रॉक ने अचानक से अपने एक फंड से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। पूरी फाइनेंशियल दुनिया में हड़कंप मच गया इस खबर को सुन के, लेकिन रुक जाइए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। ये 2008 जैसा कोई महासंकट नहीं आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके पैसे से जुड़ा एक ऐसा अलार्म जरूर है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। तो चलिए इस पूरे मामले को आखिर तक समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है, ब्लैक रॉक को ये कदम क्यों उठाना पड़ा, और सबसे जरूरी बात, इसका आप पर या मेरे जैसे जो निवेशक हैं उन पर या क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर, और क्रिप्टो मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ये सब आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एकदम सीधे और सरल भाषा में समझते हैं कि ब्लैक रॉक जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा एसेट्स को मैनेज करती है, आखिर उसको ये क्या करना पड़ा है, ऐसा क्यों करना पड़ा है। उसने अपने एक प्राइवेट क्रेडिट फंड HPS कॉर्पोरेट लैंडिंग फंड जैसे कहते हैं, उससे निकासी की जो लिमिट है उस पर रोक लगा दी है, और रोक आप कह दीजिए थोड़ा ब्रेक सा लगा दिया है, उसको लिमिट कर दिया है कि इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, काइंड ऑफ ऐसा कुछ कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा फंड नहीं है, बल्कि लगभग $26 बिलियन का फंड है जिस पे रोक लगी है। हुआ ये कि हाल ही में निवेशकों ने इस फंड से करीब $1.2 बिलियन निकालने की रिक्वेस्ट डाली थी, लेकिन ब्लैक रॉक ने नियमों का हवाला देते हुए सिर्फ $620 मिलियन ही वापस किए और बाकी निकासी पर रोक लगा दी। अब सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, जो दुनिया के सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे जानी जाती है, वो अपने ही निवेशकों को उनका पैसा क्यों नहीं दे पा रही। तो क्या ब्लैक रॉक का दिवाला निकल गया है? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो इस फंड के स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है। इसे समझने के लिए आपको प्राइवेट क्रेडिट फंड का फंडा समझना होगा। ये फंड्स निवेशकों से पैसा लेकर उसे प्राइवेट कंपनियों को लोन पर दे देता है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी को लोन देते हैं तो वो पैसा एक तय समय के लिए लॉक हो जाता है। आप उसे जब चाहे तुरंत वापस नहीं मांग सकते। ये लोन शेयर मार्केट के स्टॉक की तरह नहीं होता है, जिन्हें आप एक क्लिक में बेचकर कैश निकाल लें। ये इलिक्विड होता है, यानी इन्हें जल्दी से कैश में बदलना टेढ़ी खीर है। तो जब बहुत सारे निवेशक एक साथ अपना पैसा मांगने जाते हैं तो एक स्ट्रक्चरल मिसमैच की स्थिति बन जाती है। मतलब निवेशकों को पैसा चाहिए अभी, लेकिन फंड का पैसा लंबी अवधि के लिए लोन में फंसा हुआ है। अब अगर फंड मैनेजर इस दबाव में आकर उस लोन्स को जबरदस्ती सस्ते में बेचने लग जाए तो फंड को भारी नुकसान होगा, और जो निवेशक रुके हुए हैं उनका पैसा भी डूब जाएगा। इसी नुकसान से बचने के लिए इन फंड में पहले से ही एक सेफ्टी वॉल्व होता है, जिसे गेट या विड्रॉल लिमिट कहते हैं। ब्लैक रॉक के इस फंड में ये लिमिट 5% थी, और उन्होंने बस अपने ही बनाए गए नियम का पालन किया है ऐसी रोक लगाकर। तो क्या आपको और मुझे जो निवेशक हैं यानी कि उन्हें चिंता करने की जरूरत है? करनी चाहिए। देखिए, ये घटना उस बड़े तूफान का संकेत जरूर है जो $1.8 ट्रिलियन के प्राइवेट क्रेडिट बाजार में बन रहा है। और ये सिर्फ ब्लैक रॉक की कहानी नहीं है। कुछ समय पहले ब्लैक स्टोन जैसी एक और दिग्गज कंपनी को भी अपने एक बड़े रियल एस्टेट फंड पर निकासी की सीमा लगानी पड़ी थी। ये साफ दिखाता है कि बढ़ती ब्याज दरों और आर्थिक मंदी की आहट से निवेशक घबराए हुए हैं और अपना पैसा निकालकर कैश में रखना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे, इसका क्रिप्टो से क्या लेना देना? भाई ठीक बात है, आपने कैश निकासी वाले मुद्दे को तो समझा दिया। बाजार में हलचल है, अब हड़कंप देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल है, इसलिए वहाँ रोक लगा दी उन्होंने लिमिट पे। लेकिन क्रिप्टो से इसका क्या लेना देना? कनेक्शन काफ़ी गहरा है। जब ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी यानी कैश की कमी होती है तो उसका असर क्रिप्टो जैसी रिस्की मार्केट पर भी पड़ता है। बड़े इन्वेस्टर्स कैश जुटाने के लिए सबसे पहले अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को ही बेच सकते हैं, जिससे मार्केट में गिरावट का दबाव बनता है। और मत भूलिए, ब्लैक रॉक खुद क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जिसके पास अरबों डॉलर के बिटकॉइंस हैं। अगर आंकड़ों में आपको मैं बताऊं तो अपने ETF के जरिए इस फर्म के पास लगभग 7,75,740 बिटकॉइन है, जो कि लगभग
$53 बिलियन की वैल्यू रखते हैं और $3.17 मिलियन के इथेरियम्स हैं जिनकी वैल्यू लगभग $6 बिलियन है। इसका मतलब है कि ये बिटकॉइन और इथेरियम दोनों की सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। तो मतलब साफ है, अगर सिस्टम में कहीं भी तनाव आता है तो उसका असर पूरे बाजार पर पड़ सकता है। तो एक आम निवेशक के तौर पर अब हमें क्या करना चाहिए? पहला, पैनिक नहीं करना है। ये किसी बड़े क्रैश का सिग्नल नहीं है, बल्कि एक ज़रूरी रिमाइंडर है। ये हमें निवेश का पहला और सबसे ज़रूरी सबक सिखाता है। अपने इन्वेस्टमेंट को समझिए। किसी भी फंड में पैसा डालने से पहले उसके नियम और शर्तें ध्यान से पढ़िए। पता कीजिए कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है और क्या उसमें कोई लॉक इन पीरियड या निकासी की सीमा जैसी शर्तें तो नहीं है। दूसरा और सबसे अहम सबक, डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने निवेश को बांट कर रखिए। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही टोकरी में मत इकट्ठा कर दीजिए। कुछ शेयर में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, थोड़ा सोने में, और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो थोड़ा क्रिप्टो में भी डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी हो जाता है। ये आपके पोर्टफोलियो का असली सुरक्षा कवच बनकर आपको काम आता है। तो ऐसे झटकों से आपको बचाव मिल जाएगा अगर आप ऐसी कुछ रणनीति अपना लेंगे तो ये घटना एक वेकअप कॉल है कि आपको अपने पैसे को लेकर और भी ज़्यादा सावधान और जागरूक होने की ज़रूरत है, चाहे सामने वाला फंड हाउस कितना भी बड़ा और भरोसेमंद क्यों ना हो। खैर, आज के इस मुद्दे में इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे मनी9। नमस्कार।